हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राज चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊंगा आपको एक स्टोरी के माध्यम से कि किस तरह से फ्रांस देश में एक मोनार्ची सिस्टम मतलब राजतंत्र को खत्म करने के बाद एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, मतलब कि उस देश को रिपब्लिक बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं वो एक मजेदार स्टोरी, देखते रहिए। On the morning of 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये कि किसी ने अपनी तरह से बनाकर फ्रांस की जनता में अफवाह फैला दी कि फ्रांस का राजा फ्रांस की जनता पर गोली चलवाने का आदेश देने वाला है और वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। दोस्तों, ये खबर पेट्रोल में लगी आग की तरह पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर जनता में डर का माहौल बना हुआ था। लोगों ने सोचा ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। इसलिए फ्रांस के लोगों ने जन सेना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 7,000 महिलाएं और पुरुष टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे। अगर हमें राजा के अगेंस्ट होकर खड़े होकर कुछ विद्रोह करना है तो उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों न सरकारी भवनों में रखे हुए हथियारों को जबरदस्ती लूट लेते हैं। उन लोगों ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने कई लोगों की तादाद में मिलकर बेसल किले की दीवारों को तोड़ दिया, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। जेल का जो कमांडर था वह हथियारों की लड़ाई में मारा गया। वहां उस जेल के साथ हथियारों के साथ साथ वहां के कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। हालांकि ये दोस्तों बात अलग है कि वहां पर केवल 7 ही कैदी थे। इन सब ने उन हथियारों के साथ साथ वहां की कीमती वस्तुओं को भी चुरा लिया, जिसके बाजार में बेच दिया गया था। इन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो घटना को अपनी यादों के रूप में सजाना चाहते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद फिर कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के कई इलाकों में लड़ाइयाँ हुईं, तो इनका रिजल्ट यह निकला कि जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगी थी। बाद में फ्रांस के राजा को गुलिटीन से सर काटकर मार दिया गया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 18 सेंचुरी में फ्रांस के शहर में। बात है 1774 की, जब पूर्व राजवंश का राजा लुइस 16वां यानी कि लुइस 16 फ्रांस का राजा राजगद्दी पर बैठा। जब उसकी उम्र 20 वर्ष की थी, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिया के साथ हो चुका था। बहुत दिनों से युद्ध के कारण उसके महल का खजाना भी खाली पड़ा हुआ था। बास्टिल की महल की शानो शौकत बनाए रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत थी और लुइस 16 के शासनकाल में ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनियों को छुड़ाने के लिए मदद भी की थी, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिटरेसी से भी अधिक कर्ज हो चुका था और 2 बिलियन लिब्रो का कर्ज पहले से भी था। अब जो कर्जदार थे वह राजा से 10% इंटरेस्ट के साथ मांग करने लगे। इधर राजा के सामने कर्ज की चिंता, ऊपर से सेवा का खर्च, राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च, विद्यालयों का खर्च और इन सब की चिंताएं भी फ्रांस के राजाओं को सताने लगी थी। तो जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, उसने क्या किया कि जो फ्रांस के लोग थे उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, 18 सेंचुरी में फ्रांस 3 स्टेट में डिवाइड था। पहले स्टेट का क्लर्जी, और क्लर्जी का मतलब होता है जो लोग चर्च में काम करते थे। जो दूसरा स्टेट था नोबिलिटी, मतलब जिसमें राजा और राजा का परिवार आता था। और थर्ड स्टेट था जिसमें बचे हुए सारे लोग आते थे, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट, लॉयर थे, किसान थे, मजदूर थे। तो इस तरीके से लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस की पूरी जनसंख्या में इसका मतलब ये मत समझना कि उनके पास सबसे ज्यादा जमीन और दौलत थी। ये तो बस नाम के ही किसान थे। 60% जमीन तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास ही थी। जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ही लोगों के पास जमीन थी जो कि काफी ज्यादा अमीर होते थे। तो जो दोस्तों, अब जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वह चैन से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ थे थर्ड स्टेट के लोग, जिन्हें सारे के सारे टैक्स भरने पड़ते थे, जो कि टैक्स किसानों द्वारा चर्च में जाता था। उसे टिथ कहा जाता था। यह टैक्स फसल का 10वां हिस्सा होता था
और इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता था। और तो और दोस्तों, रोजाना में जो चीजें इस्तेमाल की जाती थी उस पर भी टैक्स स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि टबैको, नमक। तो दोस्तों, इस प्रकार राजधानी और महल के सारे जो खर्चे थे जनता के ऊपर डाल दिए गए थे। राजा उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा, और उसे भरते कौन थे? थर्ड स्टेट के लोग। तो दोस्तों, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी लगभग 2.3 करोड़, और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वह उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती जा रही थी। अब वह खुद ही सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल की पैदावार उतनी ही थी, मगर पॉपुलेशन के बढ़ते लोगों को ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होने लगी थी। इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे, उन्होंने खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके चलते पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए और अमीर अमीर होते गए। दोस्तों, इन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध किया, बल्कि काफी बड़ा रिवोल्ट भी किया था, पर वह इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास तब ना पैसा था और ना ही लोगों के पास एजुकेशन थी। ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही लोगों के पास एजुकेशन भी आ गई थी, और एजुकेशन के साथ साथ उनकी इनकम में भी ग्रोथ होने लगी। अब जो एजुकेटेड लोग थे उनका मानना यह था कि लोगों को जो अधिकार होते हैं उनके जन्म से नहीं मिलते, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर उनके अधिकार मिलते हैं। ऐसे में दो फिलोसोफर जो थे, जॉन लॉक और जॉन रूसो, ये दोनों व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे और बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। उनका भी मानना यह था कि एक ऐसी समिति होनी चाहिए जहाँ पर सबको फ्रीडम हो, सारे के सारे कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, और ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो जनता की बात सुने। इसके ऊपर जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ में भी गवर्नमेंट का जमकर विरोध किया। जब दोस्तों टैक्स तो पहले से ही बढ़ा हुआ था और ऊपर से महंगाई भी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को खाने भी नसीब नहीं हो रहा था। फिर क्या था दोस्तों, जनता राजा पर भड़क गई। यहीं से शुरू हुआ एक रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि लुई 16 का खजाना खाली हो चुका था, कर्जदारों की मांग बढ़ गई थी, और उसको चुकाने के लिए राजा ने जनता पर टैक्स बढ़ा दिए थे। पर क्या आपको पता है, प्राचीन राजतंत्र के अनुसार कोई भी फ्रांस का राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे जनरल स्टेट या स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और नए टैक्स के प्रपोजल पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट जनरल क्या थी। तो दोस्तों, स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन केवल राजा ही तय करता था कि ये मीटिंग कब बुलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद लुइस ने 1789 को नए टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और जो थर्ड स्टेट था उसने इस बार 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। दोस्तों, इस सभा में किसानों और कार्य जो मजदूर थे उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि 4000 पत्रों में अपनी शिकायतें और मांगे लिखकर असेंबली में भेज दी। लेकिन दोस्तों, असेंबली के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को केवल एक एक वोट डालने का ही अधिकार था। पर अब की बार क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे कि पूरी की पूरी असेंबली वोटिंग करे, केवल 3 ही बोर्ड पर फैसला ना दिया जाए। और लेकिन जो लुइस 16 था उसे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजा ने थर्ड स्टेट के प्रपोजल को नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो निराश होकर असेंबली से बाहर चले गए, और यही सभी लोग 20 जून को इंडोकोर टेनिस में जमा हुए। इन सब लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जब तक हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें राजा के पास कम पावर हो, तब तक हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, राजा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। दोस्तों, नेशनल असेंबली के 2 लीडर बनाए गए, पहला था मिराबियो और दूसरा था अब्बेसियस। ये दोनों नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे।
दूसरी तरफ फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की जो अधिकतम फसल थी वो खराब हो गई और भुखमरी इतनी बढ़ गई कि औरतों ने जबरदस्ती खाने पीने की चीजों को दुकानदारों से छीन लिया। यह देखकर राजधानी में हड़कंप मच गया और राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि तुम शहर में प्रवेश करो। लेकिन जैसे ये बात पता चली तो शहर में हड़कंप मच गया। तो हुआ ये दोस्तों कि 14 जुलाई को बारसिल के किले पर कब्जा कर लिया गया, क्योंकि गांव-गांव में ये अफवाह फैल रही थी कि राजा ने कुछ लोगों को हमारी फसलें बर्बाद करने के लिए बाहर से बुलाया हुआ है। देखो, टैक्स की आग तो पहले से ही लगी हुई थी। अब लगी हुई आग पर राजा की अफवाह ने पेट्रोल का काम किया और किसानों ने गांव के सरकारी और अन्य भंडारों को भी लूट लिया। साथ में टैक्स से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया। आखिर में विरोधी प्रजा की ताकत का अंदाजा लगाकर राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो नेशनल असेंबली थी वह क्या चाहती थी कि राजा की पावर लिमिटेड कर दी जाए। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, जिसे फर्स्ट स्टेट के लोगों से कहा कि आप चर्च के नाम पर जो जमीन लिए हुए हैं उसको वापस कर दें, और जो चर्च में फसल का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता था, यानी कि धार्मिक टैक्स, उसको बंद कर दिया जाए। जिससे यह हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रो का फायदा हुआ। अब धीरे धीरे नेशनल असेंबली ने 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, जिसमें राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया था। साथ में गवर्नमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें फर्स्ट लेजिस्लेटिव थी और सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड थी जुडिशरी, जो कि कानून बनाती थी। दूसरी वह होती थी जो कि यह देखती थी कि ये रूल्स बने हैं या नहीं और ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और तीसरी वह होती थी, अगर कोई रूल्स फॉलो ना करे तो उसे सजा देने का काम यही करती थी, जिसे कहते थे जुडिशरी। अब दोस्तों देखते हैं कि 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वह कैसा था। तो जो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन थी वह थी 28 मिलियंस। उनमें से 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो वोट डाल सकते थे और जिन्हें फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। इसके अंदर वह लोग आते थे जो कि मेल होते थे, मतलब कि पुरुष, और उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा, और गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते थे। और 3 मिलियन लोग ऐसे थे 50,000 इलेक्टेड चुनते थे। अब जो ये 50,000 इलेक्टेड थे, उनमें से 745 मेंबर जो नेशनल असेंबली के लिए बनते थे, वो राजा पर कंट्रोल रखते थे। अब राजा के पास केवल एक ही पावर थी, यह थी वीटो पावर। वीटो पावर इसका मतलब होता है कि राजा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, और जो नेशनल असेंबली थी वही मंत्रियों को कंट्रोल भी करती थी। तो यह जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अकॉर्डिंग लोगों को कई सारे अधिकार मिले, जो कि वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, राइट टू लाइफ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब दोस्तों, राजा ने हाँ तो कर दिया था कि वह कॉन्स्टिट्यूशन मानने को तैयार है, लेकिन वास्तव में वह नहीं चाहता था कि उसकी पावर कम हो। उसने अपने आसपास के देशों के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान्स किए, लेकिन राजा और उसके आसपास के देश कुछ कर पाते इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने पड़ोसियों और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1789 में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे फ्रांस के हजारों यंग मैन सेवा के अंदर भर्ती होने लगे। सभी देशभक्ति के गीत गाने लगे। तो दोस्तों, उस वार में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके साथ साथ काफी ज्यादा पैसे, धन, मनी का भी लॉस हुआ था। या तो दोस्तों 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इसे धनवानों को ज्यादा इंपोर्टेंस माना गया, जो गरीब किसान थे उनको कम महत्व दिया गया था। लोगों ने क्या किया, अपनी आवाज़ सुनने के लिए या सुनाने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। तो यह क्या होते थे? यह वह होते थे जिसमें अलग अलग विचारों के लोग अपनी अपनी अलग अलग बातों को बताते थे, ताकि उनकी बातों पर गवर्नमेंट ध्यान दे, उनकी बातें भी सुनी जाए। ऐसा ही एक क्लब था जिसका नाम था जोकोबिन क्लब, जिसका लीडर था मैक्समिलियन रोबोस्पियर। अब जो क्लब के लोग थे उनकी कुछ अलग ही प्रकार की ड्रेस थी। इस क्लब को लोग सुगलक भी कहते थे। सुगलक दोस्तों, अब समय के साथ साथ अब महंगाई बढ़ने लगी थी। तो अब इस महंगाई को देखते हुए जोकोबिन क्लब ने एक प्लान बनाया। इस योजना के तहत ये तैयार हुआ कि राजा के महल में जाकर हम राजा को ही कैद कर लेंगे या उसको बंदी बना लेंगे।
अभी हुआ दोस्तों ये है कि 10 अगस्त को तुलारियस के महल में धावा बोल दिया गया, जिसमें राजा के कई सारे सैनिक मारे गए। बाद में राजा और राजा के परिवार को सदस्यों को जेल में डाल दिया गया, मतलब उन्हें बंदी बना लिया गया। फिर नेशनल असेंबली में चुनाव हुआ और फाइनली 21 सितंबर को 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया और फिर एक नया पब्लिक सिस्टम यानी कि वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ। फ्रांस अब रिपब्लिक कंट्री बन चुका था और जो लुईस 16 था, जो बंदी बना लिया गया था, उसे राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। फाइनली 21 जनवरी 1793 को प्लेस दे कनकोर्डे में राजा को ग्लोटिन से सर काटकर मार दिया गया और सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया। पर जो सरकार थी यानी कि रोविशल सरकार, वह क्या करने लगी थी कि जो फ्रांस में जो भी गणतंत्र के खिलाफ होता था, चाहे वह उसकी खुद की पार्टी का क्यों ना हो, उसे जेल में डालकर उस पर मुकदमा चलाया जाता था और दोषी पाए जाने पर ग्लोटिन पर लटकाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था। पर जो जोकोबिन क्लब था, उसने बहुत काबिल तारीफ किए थे, जैसे कि इवोल्यूशन का स्लेवरी क्या होती है कि दोस्तों फ्रांस में जो कॉलोनी थी कैरिबियन में, मार्टिन ने गोथलूप एंड सेंट दु गोबिंगो, तो यहाँ पर क्या होता था कि कई सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर फ्रांस के अंदर आती थी, जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, तो इस तरह से चीज़ें फ्रांस के अंदर आती थी। पर प्रॉब्लम क्या थी कि चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पर कई सारी लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी और यहाँ से काम करने के लिए वहाँ जाने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। इसके लिए फ्रांस के ट्रेडर्स होते थे, तो क्या करते थे कि पहले जो तो दोस्तों फ्रांस से वापस आने के बाद तो ये तय हुआ था पहले असेंबली में कि उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम इस स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, जो ये दास प्रथा है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रॉबर्ट सरकार ने चर्च को बंद करवा दिया और उसकी जगह सरकारी दफ्तर, बैंक बनवा दिए। और जो जोकोबिन क्लब का जो लीडर था रॉबर्ट, वह अपनी मनमर्जी काम करने लगा और लगातार देशों से मजदूरों को खरीदना और बेचने लगा। लगातार लोगों को खरीदा और बेचा जाने लगा था। तो दोस्तों इसके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ हुआ था। तो दोस्तों 1794 में उसे दोषी घोषित कर दिया गया और उसे गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर काट दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से जोकोबिन क्लब का अंत हो गया। दोस्तों बास्टल किले में इंसिडेंट के बाद 1789 की गर्मियों में एक महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ कि कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस, नाटक, सत्संग, जुलूस बिना राजा के अधिकारों की परमिशन के बिना किया जा सकता है। पहले उसे मंजूरी लेनी पड़ती थी, पर अब वो सेंसिटिव हटा दी गई। फ्रांस में जब लोग स्वतंत्र थे, तो यानी कि इंडिपेंडेंट थे, तो वो कुछ भी छाप सकते थे, डांस प्रोग्राम कर सकते थे, कोई भी जुलूस निकाल सकते थे। अब उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। अब जो अमीर लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट की पावर को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर उसके अनुसार जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही वोट कर सकता था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग दो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बनाए गए। इन दोनों काउंसिलिंग का काम था कि 5 मेंबर की बॉडी बनाना, यानी कि एक दूसरे में टकराव होने लगे, जिससे कि एक दूसरे में टकराव होने लगे, जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। 1804 में फ्रांस में एक नया राजा बना जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि नेपोलियन तो बहुत ही क्रूअल किंग था। फाइनली 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी, नेपोलियन उसमें हार गया। तो दोस्तों अभी आपकी 9th क्लास में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। जल्द से जल्द